आप सभी का IBPS गुरुजी की चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एरिया और पैरामीटर पढ़ेंगे। रोज हम कोई भी 2 कंसेप्ट या 3 कंसेप्ट पर गौर करेंगे और उनके बारे में सारी स्ट्रेटेजी समझेंगे। इजीली और अच्छे तरीके से ये चैप्टर करेंगे क्योंकि इसमें रटने का कामकाज कैसा है, ज़्यादा है, और हम ट्राई करेंगे कि आपको रटना क्या हो, कम हो। ठीक है। एरिया और पैरामीटर का एक क्वेश्चन तो नॉर्मली पूछा जाता है, पर जब से डेटा सफिशिएंसी आया है वहाँ पे आपको इसके 1 या 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा देखने को मिल सकते हैं। बाकी इस चैप्टर से डीआई प्री में तो नहीं बनता, बट मेंस लेवल में थोड़ा यूज हो सकता है। ओके। रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो पीओ लेवल पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लर्क लेवल पर इतना ज़्यादा नहीं है। एक नॉर्मल ओवरव्यू हम बता दिए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझेंगे जितना हमें बैंकिंग सेक्शन में जरूरी है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ लेते हैं कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स होनी चाहिए, उसके 3 एंगल्स होने चाहिए, और जो भी हो एंगल्स होंगे, जैसे कि 3 साइड्स हैं, ओके, और इसके 3 एंगल है ए बी सी। तो इन तीनों का जो एडिशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब ये जो तीनों साइड्स होती है वो हमेशा क्लोज होनी चाहिए, ये ट्रायंगल नहीं कहलाता। ओके, ट्रायंगल का कैसा होता है, तीनों साइड कैसी होती, क्लोज होती है, वो चाहे कैसी भी हो। ये पूरे क्या कहलाता है, ट्रायंगल कहलाते हैं। समझ में आई बात। तो ट्रायंगल के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप हम समझ लेते हैं। ट्रायंगल के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है इक्विलैटरल। हम एक एक करके ही समझते जाते हैं। इक्विलैटरल किसे कहते हैं? इक्विलैटरल का मतलब हो गया ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, समान हो। ओके, जिसकी तीनों भुजाएं समान होगी तो उसकी तीनों के तीनों एंगल्स कैसे होंगे, समान होंगे। मतलब कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तीनों का जो एडिशन करोगे तो 180 आता है, तो तीनों की तीनों कितना हो जाएगा, 60 60 60 हो जाएंगे। हमें जो फोकस रखना होता है वो सिर्फ इनके एरिया और पैरामीटर पे रखना होता है। तो एरिया किसे कहते हैं, पैरामीटर किसे कहते हैं। एरिया मतलब क्लोज ड्राइंग के थ्रू जो भी अंदर का भाग कवर होता है, कोई भी आकृति हो जो कि क्लोज हो। ठीक है, ये है 4 साइड्स है, इसके अंदर जो ये क्लोज ड्राइंग के अंदर का जो भाग है उसे हम एरिया कहते हैं। ठीक है, और जिससे इसे क्लोज्ड किया जाता है उसे हम बाउंड्री कहते हैं, और उस बाउंड्री को हम कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो एरिया की बात करें और पैरामीटर की बात कर लेते हैं। इसका पैरामीटर इजीली निकल जाएगा कि तीनों बाउंड्री कैसी है, सेम है, तो ए मतलब पेरीमीटर कितना हो जाएगा, फिक्स 3 है। एरिया क्या है, अभी रट लो कि एरिया का रूल क्या होगा, √3/4a²। ये रट्टा मार लो अभी के लिए। लास्ट में हम जब एक को ट्रायंगल करेंगे उसमें ये प्रॉपरली आपको समझा देंगे कि रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, सेकंड चीज एक और है कि कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो आपका एनी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो। अभी हमने ट्रायंगल के तीनों भाग की बात तो की नहीं है, फिर भी बता देते हैं। इक्विलैटरल हुआ, आइसोस्केल हुआ और स्केल, इनमें से कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, उसका एरिया निकालना हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फिक्स रखना दिमाग में, कोई भी हो। अब जैसे हमने भी इक्विलैटरल पढ़ा और इसके हम मान लेते हैं ये तीनों के तीनों क्या है, इक्वल साइड से। ये मेरा ट्राइंगल हो गया, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, दैट इज अ परपेंडिकुलर, ये हाइट हो गया। ठीक है, चलो, तो अब इसके ऊपर से मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एक चीज दिमाग में रखो, मुझे इसे एरिया का रूल ऐसे भी पता है
√3/4 a²। ठीक है, और इसका हाइट का एरिया का रूल क्या है, ये रहा 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर √3/4 a²। तो सीधा सीधा नहीं मिल गया, हाइट बराबर √3/2a। ये कौन सा है, इक्विलेटर ट्राइंगल का हाइट है। इक्विलेटर ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेकंड ट्राइंगल हम अगर लेते हैं, दैट इज स्केलन, जिसकी ऑल साइड्स कैसी होंगी, डिफरेंट। स्केलन जिसकी ऑल साइड्स कैसी होगी, अलग अलग होगी या डिफरेंट होगी। ठीक है, ऑल एंगल्स भी सेम नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी एंगल एक दूसरे के सेम नहीं होगा। टोटल वही 180 ही होगा। इसका पैरीमीटर तो इजीली मैं निकाल लूंगा, क्या हो जाएगा, a + b + c। हाइट में यही रूल लगेगा, जिसके ऊपर लंब गिरेगा उसके मुताबिक हो जाएगा। पर इसका पैरीमीटर निकालना हो, सॉरी, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना है, तो इसका एरिया का रूल होता है s s - a s - b s - c। जहां s की वैल्यू होती है जो भी आपकी भुजाएं हैं उसको डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, समझ में आई बात, ये इसका एरिया का रूल है। और यही चीज हर ट्राइंगल पर लगेगी, हर ट्राइंगल के एंगल पर लगेगी, अगर आप रट्टा नहीं मारते हो तो। जैसे अगर इसकी बात करें तो इसका s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3a/2, वो यहां रख दो 3a/2। ओके, 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, क्योंकि हर तरफ साइड्स कैसी हो जाएंगी, सेम है, तो /2 माइनस a, डन। अब ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2a, तो a/2 मिलेगा हर तरफ, हाँ या ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला, 3a/2 a/2 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 कितनी बार है, 4 बार। तो a² बाय 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, √3। देखो यही तो आंसर है मेरा। सब एरिया इसी पे से आते हैं। देखो एरिया का जो ट्राइंगल में है ना, फिक्स है कि हाइट हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया पूछा तो s s - a s - b और s - c। और एक और है, एनी टू परपेंडिकुलर का मल्टीप्लाई और उसका डिवाइड आधा। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो। ये सारे के सारे सभी टाइप के एरिया पे लगेंगे, किसमें, ट्राइंगल बेस पे। एक लास्ट बच जाता है थर्ड नंबर, वो हो जाता है आइसोस्केल, जिसकी दो भुजाएं कैसी हो, समान हो, आइसोस्केल। ठीक है, दो भुजा कैसी हो, समान हो, एनी टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो भी दो भुजा समान हो, जैसे कि ये ए बी सी, दो भुजा समान हो तो ये समान है तो ये एंगल समान होंगे। मान लो अगर ये वाली दोनों भुजा समान है तो ये वाले दोनों एंगल कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, डन। चलो, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है 2a + b। इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो याद किया हुआ है, सीधी सी बात कह देते हैं, दैट इज b/4। ओके, 4a² माइनस b², ये याद कर लेना। और अगर इसको फाइंड करने की इच्छा हो तो आप s s - a s - b s - c और पूरे पे अंडर रूट रख दो, s की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 2a + b/2। ये रख दीजिए, आपको यही आंसर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, डन, समझ में आई बात। देखो जिसमें जो मेन चीज है वो ये याद रखनी है, तीनों साइड्स के भुजाएं याद रखनी है, एंगल्स याद रखना है, एरिया का रूल्स याद रखना है। रटना नहीं है तो यही एक चीज याद रखो, इसी पे इनकी प्रॉपर्टीज के थ्रू आप एरिया निकाल दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिड पॉइंट बेस। मिड पॉइंट भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो समझ लेते हैं। ये मेरा ट्राइंगल है, यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो याद रखना MN मिड पॉइंट दे दिया, ये मेरा ABC हो गया। तो इसकी पूरी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। अगर मिड पॉइंट हुआ तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम।
क्लियर। और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। एम एन परपेंडिकुलर टू सॉरी पैरेलल टू बीसी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी। ओके, एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी सर जी, 1/2 बीसी, बीसी का आधा हो जाएगा। वही अगर एक से ज्यादा हो, मतलब तीनों भुजाओं पर मिड पॉइंट हो, तो एक छोटा ट्राइंगल बन जाएगा एम एन पी, या ये हो गया ए बी सी। तो इसका एरिया का रूल क्या होगा, एरिया ऑफ एम एन पी बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। बस ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इससे बाहर 100% है कि ट्राइंगल रिलेटेड बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी बाहर का नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन के क्या कह रहा है हमें कि दे आर द ट्राइंगल हुज साइड्स आर 11 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी। ये कैसा हो गया, स्केलन हो गया। तो दिमाग क्या रखूंगा, स्केलन वाला। पूछा क्या है, एरिया, रूल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। व्हाट इज द एस, ऑल साइड्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। 2 3 5 और 1 6 और 3 36, 36/2। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 18। अब रख दीजिए इधर से भी जगह 18, 18, 18 माइनस 11, 18 माइनस 12, 18 माइनस 13। ठीक है, 18 ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। इधर कितना हो जाएगा सर जी 7, इधर कितना हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा 5। जितना जितना बाहर निकाल सकते हो निकालो। तो इस 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 दूनी 18, 9 बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ से 2 और 2 ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब कुछ निकल सकता है, नहीं निकल सकता। तो 7 तिया 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। यह आंसर हो गया मेरा। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर और नॉट। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस अंडर रूट से बाहर निकाला है। जो दिमाग था वो ये था। ये सब हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ द एरिया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल है पहला ट्राइंगल एरिया, ट्राइंगल एरिया ऑफ टू ऐसा इंडिकेट कर दिया जिससे क्या हो जाए, ये मुझे पता चले कि ये एरिया का है। रेशियो ऑफ देयर हाइट, मतलब पहले की हाइट दूसरे की हाइट कितनी है, 3/2। तो पूछा क्या था, रेशियो ऑफ देयर बेसिस, मतलब b1/b2। अब एक बात समझो, ट्राइंगल चल रहा है, हाइट चल रहा है, बेस चल रहा है, तो एरिया का कौन सा रूल लूंगा, जिसके अंदर 1/2 बेस इनटू हाइट चल रहा हो। ठीक है, डन। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज रह गई, सॉरी, समकोण, समकोण बताना बाकी रह गया था ना, 90 डिग्री पे। ओके, एक्यूट और न्यूनकोण और क्या कहते हैं अधिक कोण, वो अपने सिलेबस में आता भी नहीं है, उस टाइप की क्वेश्चन कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है, समकोण पूछा जाता है। यहाँ बेस आ रहा है, ये हाइट हो जाता है तुम्हारा, और ये तुम्हारा कर्ण जिसको हाइपोटेंसिस नाम से कुछ कहते हैं। ठीक है, वो बहुत ही अजीब नाम लगता है मेरे को। आप ABC लिख दीजिए इसे पूरे को। ये कंफर्म होता है कि 90 होता है, 90 के जो सामने होता है वो आपका कर्ण होता है। तो यहाँ लग जाता है पाइथागोरस। क्या लग जाता है, पाइथागोरस का रूल। ओके, पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर कर दो और दोनों जो साइड बची है, मतलब हाइट और बेस, उनका स्क्वायर कर दो और एडिशन कर दो तो उसके बराबर मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल सेक्शन के अंदर। ठीक है, इसका एरिया वैसे ही निकलेगा 1/2, बेस कितना है BC, हाइट कितना है AB, जो भी इसका आंसर होगा। पेरीमीटर क्या हो जाएगा सर जी, बेस ले लो, हाइट ले लो और हाइपोटेंसिस मतलब कर्ण ले लो। ओके, चलो, तो ये जैसे याद आया वैसे लिख दिया था, याद आ गया था, वो ब्लैंक क्यों था। चलो, तो हम यहाँ पे ये थे कि एरिया ये वाला लेना है, तो रख दीजिए इधर। ये रहा पूरा का पूरा ट्राइंगल है, उसका एरिया निकालना है पूरा ट्राइंगल का। तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, पहला ट्राइंगल है तो 1/2 बेस 1 और हाइट 1। उसी तरह दूसरा ट्राइंगल है, उसका एरिया निकालना है, मतलब 1/2 बेस 2 और हाइट 2। ओके, जो कि कितने के बराबर है, 2/3 के बराबर है। 1/2 1/2 कट जाएगा, तो ये इसको ऐसा लिख सकता हूँ b1/b2 इंटू H1/H2, कोई प्रॉब्लम थोड़ी।
ये वाला फोटो दिखा हुआ है, ये रहा यहाँ पे ये, तो रख दीजिए b1/b2 3/2 बराबर 2/3, क्रॉस हो जाएगा। तो b1/b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 3 3 का 9, दैट इज माय आंसर। बेस 1 और बेस 2 हाइट के बीच में जो रेशियो जनरेट होगा वो कितने का होगा, 4/9 का होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। द बेस ऑफ द ट्राइंगल फील्ड इज द 2 टाइम्स ऑफ द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हो गया उस पर लंब, लंब की बात चल रही है तो कोई भी ट्राइंगल हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ये हाइट हो गया, ये पूरा मेरा बेस हो गया, ठीक है। चलो कि इसमें क्या कह रहा है कि जो बेस है 2 गुना एल्टीट्यूड का, मतलब बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2h हो जाएगी। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग, कल्टीवेटिंग का मतलब क्या हो जाता है, जोतना। अब खेत किस में जोता जाता है भाई, अंदर की तरफ जोता जाता है, बाउंड्री में नहीं। ये देखो, ये दिमाग खुद को ही लगाना है आइडिया कि जोता जा रहा है खेत तो अंदर जोता जाएगा, अंदर जोता जा रहा है मतलब दैट इज एरिया। ओके, ये हमारा क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। तो एरिया में क्या कह रहा है कि 70 पर हेक्टर, मतलब 1 हेक्टर का 70 रुपया है, ठीक है। मैं कितना रुपया दे रहा हूँ, 490 रुपया दे रहा हूँ। तो 490 में मैंने कितना हेक्टर कर दिया होगा, सीधी सी बात, 0 से 0 7 हेक्टर, हाँ या ना। अब एक चीज याद रखना, 1 हेक्टर बराबर होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टर बराबर कितना होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर, क्योंकि डेटा हमारा मीटर में है। ओके, मीटर में ही रखो क्योंकि डेटा इसका मीटर में, आंसर दिया हुआ नहीं है। फाइंड द इट्स बेस इन मीटर। ओके, ये मिसिंग था। तो 1 हेक्टर बराबर कितना होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। चलो, तो अब मुझे इसका क्या निकालना है सर जी, एरिया निकालना है। तो इसका एरिया फिक्स हो गया, 7 हेक्टर होगा। उसने खुद नहीं बोल दिया है कि 7 हेक्टर है। 7 हेक्टर का मतलब कितना हो गया, ये आपका हो गया, पीछे लग जाएगा इसके 10,000। डन, समझ में आई बात। चलो अब और आगे देख लेते हैं। आगे क्या लगेगा, इसके अंदर रूल लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 1/2 बेस कितना है, 2h इंटू एच बराबर 7 इंटू 10,000। क्लियर, 2 से 2 कट जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 100 स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूँ। जब अंडर रूट लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 10√7। हाइट कितनी हो जाएगी मेरी, 10√7 की। समझ में आई बात, क्लियर और नॉट। हेक्टर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर पर स्क्वायर के अंदर। अगर हेक्टर में ही आंसर होता तो सीधा सीधा क्या लिख देता, h बराबर √7 हेक्टर। क्लियर, और ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्क्वायर मीटर में। ओके, समझ में आया ना, नॉर्मल एरिया का रूल, कंपैरिजन, बात खत्म। आपको जो मेन फोकस है वो इस पे रखना है, यही एक आइडिया जनरेट करता है कि हिंट एरिया की है या पैरामीटर की। अगर यहाँ हाथ गलत हुए तो फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो ये आपको सोचना है, अंदर क्वेश्चन मतलब कोई भी 2 भुजाएं समान होगी और एक भुजा अलग होगी। इक्वल साइड्स आर 15, बोल ही दिया, इक्वल साइड्स आर 15 एंड बेस साइड इज 20। हमको रूल पता है b/4। ओके, फिर बाद में क्या था अंदर, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। याद आया कुछ या नहीं, याद आया ना। तो ये हो गया। इसके अंदर जो इक्वल साइड हमने ली थी वो a को ली थी। अब लोगों को यही दिक्कत हो जाती है, व्हाट इज द b एंड व्हाट इज a। यहाँ पर बहुत बार लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये जो निकलती है वो सिंगल वाला होता है, और ये जो ए स्क्वायर होता है ना वो आपका समान वाला होता है। ये रखना वाला कामकाज ज्यादा हो जाता है, मत रखो। मैं बोलता हूँ सीधा यही लगाओ, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी लगाओ। 15 15 30, 30 ने 20 50 ने 54, 54/2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है, 27 हो गया। अब इधर करिए, 27 आ गया, 27 माइनस कितना करोगे, 15, वापस 27 माइनस 15 और 27 माइनस 24, ठीक है। 27 को 9 या 27 लिख सकता हूँ। 27 माइनस 15 कितना हो गया, 5 और 7 कितना हो गया, 12।
12 × 12, इधर भी 12 ही बचेगा, इधर कितना बचेगा 3, ये कितना हो गया 12 × 12, एक बार 12 निकल गया, 9 है तो एक बार 3 निकल गया, 3 2 बार है तो एक बार 3 निकल गया, बात खत्म। 12 9 कितना हो जाएगा 108। आपका आंसर कितना आ जाएगा 108 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ट्राइंगल के लिए इतना काफी है, ट्राइंगल में इतना ज्यादा नहीं जाना है डीपली। अब जो बात आती है वो आती है रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल हम सभी को पता है इस टाइप का होता है, 4 साइड्स होती, 4 साइड होती हैं, ऑल एंगल्स 90 के होते हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजा है या अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स कैसी होती है आपकी, इक्वल होती है। ठीक है, ये चल रहा है रेक्टेंगल। ठीक है, ऑल एंगल्स कैसे होते हैं आपके 90 के होते हैं। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। डन। इसके अंदर भी डायगोनल होता है जो एक दूसरे को कैसे काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वली भाग में डिवाइड करते हैं। और यहाँ जो बीच में बनता है वो क्या बनता है 90 का एंगल बनता है। ठीक है, इसका एरिया का रूल क्या होता है, इसमें एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है, तो इसमें एरिया बन जाता है आपका L क्रॉस B, और पेरीमीटर बन जाता है टोटल, 2 बार L आएगा 2 बार B आएगा, मतलब ट्वाइस L प्लस B। ठीक है, समझ में आ रही है बात। डायगोनल की बात करें तो अगर पूरा रेक्टेंगल देखें और एक ही डायगोनल लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें दोनों डायगोनल सेम होते हैं, बोथ डायगोनल सेम, डायगोनल सेम मतलब D1 बराबर D2। अगर पहला D1 लेते हैं और दूसरा D2 लेते हैं तो दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, तो जो डायगोनल होता है वो कितना हो जाएगा, तो डायगोनल के टाइम पे यहाँ क्या लग जाएगा पाइथागोरस, ये L स्क्वायर ये B स्क्वायर, तो डायरेक्टली नहीं बोल सकता, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतनी ही चीजें आपको दिमाग में रखनी है, इससे ज्यादा कुछ आइडिया रखने की जरूरत नहीं है। और इसमें इसी के बेस पे काफी अच्छे अच्छे और बड़े बड़े क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। आइए देखते हैं। वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज द 15 मीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 17। देखो बहुत ही अच्छी बात बोल दी, सीधा ड्राइंग बनाने का, सीधा ड्राइंग ही बनाने का, लिखने ही नहीं बैठने का। ये 15 हो गया, ये 17 हो गया, सीधा मालूम पड़ गया पाइथागोरस है। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 6, इसका अंडर रूट कर दो दैट इज 8। कैसे किया, पाइथागोरस से। ठीक है, चलो द एरिया ऑफ द फील्ड मतलब L क्रॉस B, 15 8 120 हो गया कंप्लीट। कितना टाइम लगा, नथिंग। उसके लिए रूल्स याद होने चाहिए। ओके, अगर इसको एक बार आपके लिए लिख देते हैं तो इधर हमने किया है AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हट जाएगा और जो भी आंसर आएगा उसको अंडर रूट, यही चीज यहाँ की। ओके, चलो। इन अ रेक्टेंगल द ब्रेथ इज 2/3 ऑफ द लेंथ, मतलब B क्या है 2/3 है लेंथ की, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ B बाय लेंथ बराबर 2/3। एरिया दिया हुआ है दैट इज 384। तो भैया एक सीधा से दिमाग लगाओ, एरिया का रूल क्या होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सीधा ऐसा लिख दो। डन, ये दिया हुआ है, इसको x x कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 3x बराबर 384, तो कितना हो गया 6x स्क्वायर बराबर 384, छचा के कितना हो जाएगा 36, 6 चौक 24, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। पूछा गया व्हाट इज द ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 2x, तो b बराबर कितना हो जाएगा 16। ओके, मीटर चल रहा है तो ये कितना हो जाएगा 16 मीटर। डन, चलिए नेक्स्ट। A length of the rectangle plot is 20 मीटर मोर देन ब्रेथ, जो लिखा है तुरंत लिख दो कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, जो लेंथ होगी वो 20 से 20 ज्यादा होगी, हमेशा ऐसे ही चलो। ड्राइंग बेस पे प्लीज लिखना बंद करो और ड्राइंग बेस पे चलो। इफ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग आइडिया बोलो, फेंसिंग कहाँ होती है, तो फेंसिंग होती है सर जी बाउंड्री पे, सजावट। फेंसिंग का मतलब हो गया सजावट, सजावट कहाँ होती है बाउंड्री पे, मतलब आइडिया कौन सा लगेगा पेरीमीटर का, मतलब हिंट किसकी दी है पेरीमीटर की, ये आपको खुद समझना है, लिखा हुआ नहीं रहता। प्लॉट विद द रुपीज ऑफ 25.50 पर मीटर, मतलब 1 मीटर का फेंसिंग का खर्चा है
₹25.5 मैंने टोटल कितना खर्चा कर दिया? 5100 रुपया मैंने खर्च कर दिया। तो कितना मीटर बाउंड्री लगाई होगी वो यहाँ से पता चल जाएगा। टोटल बाउंड्री के 5100 डिवाइडेड बाय 25.50 मतलब ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 25 और 1 ये हो गया 100 मतलब 200 मीटर। मेरी बाउंड्री कितनी होगी? 200 मीटर होगी। 1 मीटर का 25 रुपया, तो 200 मीटर में बाउंड्री करता हूँ तो मुझे 5100 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, अब बाउंड्री का रूल तो आपको भी पता है कि ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, सॉरी बाउंड्री मतलब पेरीमीटर, कितना हो जाएगा? 200 मीटर। ये रहा, दैट इज माय पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? 100। ओके, बी और बी दोनों के बीच में केवल 20 का डिफरेंस है, तो आप लिख सकते हो बी प्लस बी, बी बराबर 100। डायरेक्टली कर सकते थे, ऐसा कोई इशू नहीं था। 2b बराबर 80 तो b बराबर 40। डायरेक्ट लॉजिकली यहीं से बोल सकते थे आप कि ये 40 रहेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा? 60। लेंथ कितनी हो जाएगी? 60 की। डन। चलो नेक्स्ट, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज द 40 और 45। सीधा फटाफट फटाफट बना देने का। सर जी ये 40 है, ये 45 है। हाउ मेनी स्क्वायर बेड्स आर पॉसिबल इन द रेक्टेंगल इफ द साइड ऑफ द बेड इज द पाइड। अब मेरी बात समझो, ये 40 और 45 का बना रहे हैं। बेड्स कहाँ लगती है? अंदर लगती है। ठीक है, अंदर लगती है मतलब एरिया। टोटल एरिया कितना हो जाएगा सर जी? 40 क्रॉस 45 का एरिया। मुझे इसके अंदर स्क्वायर बेड्स बिठाने। ठीक है, एक बेड 5 का है तो एक बेड कितनी जगह रोकता होगा? स्क्वायर का अभी जस्ट याद कर लीजिए कि इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही लगाइए। एल इंटू बी कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5। एक बेड का है, एक बेड का एरिया इतना। ठीक है, टोटल एरिया इतना। तो कितने बेड? सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि एक बेड पे 5 गुणे 5 मीटर जितनी जगह रोक रहा हूं। मेरे पास पूरी जगह है 40 45 की, तो कितने बेड लग जाएंगे भैया? क्रॉस 5 अट्ठे 40, 5 9 45 मतलब 72 बेड लग जाएंगे। एग्जैक्ट कितने बेड लगेंगे? ये पूरे के पूरे 72। डन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक रूम है जिसमें 5 मीटर 44 सेमी लंबा है, 5 मीटर 44 सेमी लंबा, 3 मीटर 74 सेमी चौड़ा। ओके डन। 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लंबा, 3 मीटर 74 सेंटीमीटर चौड़ा मतलब 374 सेंटीमीटर और 544 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से ऐड कर दिया। तो स्क्वायर द रिकवरी द कवर द फ्लोर। अब बोल रहा है कि इसके अंदर कितने स्क्वायर्स में रख सकता हूँ। कभी भी ऐसा पूछे कि कितने स्क्वायर रख सकता हूँ और स्क्वायर का डेटा नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है? लेंथ एंड ब्रेथ में से एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्यों निकालते हैं? जिससे क्या एग्जैक्ट निकले। मतलब जैसे मान लो एलसीएम आपका 5 का निकला एग्जाम, तो अंदर जो बैट्स लगेंगे ना वो 5 बाय 5 के लगेंगे। जिससे क्या होगा कि जो लास्ट तक चलता रहेगा ना यहां तक, वो 5 बाय 5 ही चलेगा। आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते बैठ के। एक 7 बाय 7 का लगाया, दूसरा सर 5 बाय 5 का लगाया, तीसरा सर 2 बाय 2 का लगाया। कितना गंदा दिख रहा है, हाँ या ना? एक छोटा एक बड़ा एक छोटा, ऐसा नहीं चलता। बैट्स अगर लग रहे हैं तो सभी जगह कैसे लगेंगे? इक्वल पार्ट्स के लगेंगे। आप कभी भी फ्लोरिंग देखते हो तो फ्लोरिंग हमेशा कैसी होती है? इक्वल नंबर ऑफ और इक्वल साइज ऑफ टाइल्स लगती है। कभी भी लेने भी जाते हैं तो वो पूछता है कि भैया एरिया बताओ। ठीक है, कि एरिया कितना है, तो वो हिसाब से बोलता है कि भैया ऐसे लगाना चालू करो, लग जाएगा, एग्जैक्ट लग जाएगा। ठीक है डन। समझ में आई बात? तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 544 374। एलसीएम निकालना तो पहले छोटे वाले के ऊपर ही फोकस करो। ये 2 से कट जाएगा, 2 2 एकम 2, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14। 187 एक ऑड नंबर टाइप है, ऑड नंबर से ट्राई करो तो 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 17। ठीक है, देखो इधर ये तीनों है। अब इधर बात करते तो मैं यही नंबर्स इधर आने चाहिए ऐसा ट्राई करूंगा। 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, वापस 2 से कट जाएगा। सीधा 11 से काट दो, अपने को तो लाना है नहीं ये नंबर भी।
जा रहा है तो काटो न, वरना नहीं। 11 दूनी 22, ठीक है, 11 पंचे 55, ज्यादा हो जाएगा ना। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, वापस 2 से काटने दो। 2 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 17 8 136, डन। मतलब इसमें 11 नहीं आएगा। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है? ये 2, ये 2, ये 17, ये 17। मतलब जो बैट्स बनेंगे वो कितने के बनेंगे? 17 दूनी 34, मतलब 34 बाई 34 के बैट्स बनेंगे। आपके बैट्स कितने के होंगे? 34 बाई 34 के। एक बैट की साइज कितनी होगी? 34 बाई 34 की, ठीक है, क्लियर। तो एटलीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर बेड्स आर रिक्वायर। तो कितने बेड्स रिक्वायर होंगे? तो टोटल साइज कितनी है मेरे पास? 544 इंटू 374 डिवाइडेड बाई 34 बाई 34। इनका देखो फैक्टर करके रखा है, 2 गुणे 11 गुणे 17, और इधर इसका किया हुआ है 4 गुणे 8 गुणे 17 डिवाइडेड बाई 34 बाई 34, ठीक है। तो 17 दूनी 34, एक कट गया, 17 दूनी 34, ये दूसरा कट गया, 8 दूनी 16 गुणे 11, 16 गुणे 11 कितना हो जाएगा? 6 7 और 1 176, ठीक है। हमने पहले फाइंड किया कि बेड कितने का है, फिर वही जो हमने पीछे किया, जैसा हमने पीछे क्या किया था? टोटल डिवाइडेड बाय 34 बाय 34, वही चीज कि टोटल टोटल डिवाइडेड बाय 34 बाय 34, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 12 मीटर लॉन्ग 9 मीटर चौड़ा। मतलब आपको एक कारपेट बिछाना है जो 12 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब आप कभी भी कारपेट लेने जाते हो तो कारपेट 1 मीटर लंबे के भाव से ही दिया जाता है, ये दिमाग में रखना। चौड़ाई अलग अलग होती है, फिर चौड़ाई पे दिया जाता है, वो मीटर का ही कपड़ा दिया जाता है चौड़ाई के बेस पे। तो चौड़ाई कितनी है? 75 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 75 मीटर हो जाएगा, 0.75 मीटर हो जाएगा। तो ये पूरा जो कापड़ है 1 मीटर लंबा और 0.75 मीटर चौड़ा, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो ये हो गया एरिया। तो वही निकल जाएगा 0.5 सेंटीमीटर एरिया का जो कापड़ है मीटर के बेस पे, वो 12.5 रुपये में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कितना खरीद रहा हूँ? 12 गुणे 9 मीटर, एरिया इतना हो गया ना मेरा, 12 गुणे 9, ये भाव है इसका। मैंने कितना खरीदा? 12 गुणे 9 खरीदा, तो इसके मुताबिक क्या भाव बनेगा? तो ये लो 12 गुणे 9, ओके, डिवाइडेड बाय 75 बाय 100, ऊपर 100 आ जाएगा। 25 चौको 25 तिया 75, 3 त्रिका 9, ठीक है, डन। 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 55 25, 2 दूनी 4, ये हो गया 3 दूनी 6 और 12 छिंग 72, 72 गुणे 25, 25 दूनी 50 और 175, मतलब ये हो गया 1800 रुपये। आंसर कितना हो जाएगा? 1800 रुपये देना पड़ेगा आपको। ये कारपेट खरीदते हो, ये लेंथ इंटू ब्रेथ करके हमें एक एरिया का प्राइस निकाला, तो इतने एरिया का कितना, यही दिमाग लगाना है। ये एरिया का इतना, तो इतने एरिया का कितना, क्रॉस करके आंसर निकाला है, जिसका आंसर कितना निकलेगा? 1800 रुपये निकलेगा। नन ऑफ दिस, ओके। चलो नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज द थ्राइस ऑफ ब्रेथ। कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की क्या है? 3 गुना, मतलब 3/1 का रेशियो जनरेट होगा। इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय, अब बात समझो, इसको हम डायरेक्ट करेंगे। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ओके। तो लेंथ क्या हो जाएगी? 3 गुना ऑफ ब्रेथ। अब क्या कह रहा है कि लेंथ को अगर मैं 5 कम कर दूं और ब्रेथ को 5 बढ़ा दूं तो 75 का इंक्रीज होना चाहिए, यहां से यहां जाने में 75 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। किसमें? एरिया में। तो यहाँ का एल क्रॉस बी और यहाँ का एल क्रॉस बी में 75 का डिफरेंस आएगा। सॉल्यूशन मत करो, आंसर बेस पे उठाओ। 3 गुना चल रहा है, मतलब 3 का मल्टीपल वाला आंसर फेवरेबल होगा। 3 का मल्टीपल वाला आंसर ये रहा। किस क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब L बराबर 30, तो B बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 300। ये 375 आया तो आंसर राइट है। गिन लीजिए, 30 है, 30 में से 5 गया तो 25, और 10 में 5 जोड़ गया तो 15। 15 गुणे 25 करिए, 25 पंचे 125, 25 दूनी 25 एकम 25, तो ये इधर आ जाएगा 25 और 12 37।
375, दैट इज अ राइट। ओके कंप्लीट, दैट इज अ करेक्ट आंसर। फालतू में बैठ के ये सब थोड़ी करना है। आप यहाँ 3b इंटू बी करोगे, ठीक है, फिर माइनस करोगे 3b 5 माइनस बी प्लस 5, कितना लंबा हो जाएगा सर जी, एक क्वाड्रिक जनरेट करेगा, फिर उसमें 75 का डिफरेंस। मेरे हिसाब से तो मत करो, डायरेक्ट आंसर उठाओ, आंसर से सॉल्व कर दो, ठीक है, क्वाड्रिक बनेगा। आपको करना तो आप सॉल्व कर सकते हो, एरिया 1 माइनस एरिया 2 निकाल कर 75 से कंपेयर करना है, आपको बी की वैल्यू मिलेगी। यहाँ से क्या मिलेगी, बी की वैल्यू मिलेगी, वहां से आपको एल फाइंड कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। देखो रूम की बात हो रही है, तो रूम की अगर कभी बात होती है तो चीजें याद रखना, रूम के अंदर नीचे फर्श आता है, फिर दीवारें आती हैं, दीवारें कितनी हो जाती है, 4, ठीक है, इस तरीके से रूम बनता है, ऊपर छत होता है। ओके चलो, तो ये क्या कह रहा है कि द रूम लेंथ एंड ब्रेथ इज द रूम इज द 3/2। ये रूम की जो लेंथ और ब्रेथ है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, वो 3/2 की है। द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम, जो कारपेट बिछाना होता है, कारपेट कहाँ बिछता है, पर्स में नीचे, L/B, वो कितना है, 5 रुपया 1 स्क्वायर मीटर का है, तो 270 रुपया मैं दे चुका हूँ। तो सीधी सी बात है, मैंने कितना मीटर रखा होगा, 55 25, 25 और 2 27, 5 चौको 20, 54 रखा होगा, ठीक है, मतलब टोटल कितना रखा होगा, 54। अब इधर आ जाओ, ये 54 क्या निकलेगा अंदर, कि मैंने कितना बिछाया, 54 स्क्वायर मीटर जितना बिछाया होगा कारपेट, 5 रुपया लेता हूँ 1 स्क्वायर मीटर कारपेट का, 270 रुपये में कितना स्क्वायर मीटर कारपेट बिछाया होगा, 54 स्क्वायर मीटर, मतलब एरिया, एरिया मतलब लेंथ क्रॉस बी, तो यहाँ से एरिया का रूल निकालो, क्या हो जाएगा, एल क्रॉस बी, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर बराबर 54, 9 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 9 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 6। क्लियर, समझ में आई बात, कोई डाउट इतने में कोई डाउट, कि पहले भाग से पर्स का पैसा दिया हुआ था, तो वो पर्स से मैंने एल और बी निकाल दिया एरिया वाला दिमाग लगाकर। दूसरी बात क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम हो गया, चलो ये तो हो गया, द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर वॉल, अब 4 वॉल खड़े करने, ठीक है, ऐसे 4 वॉल खड़े करने, देखो ऊपर छत की बात नहीं कर रहा है, ये याद रखना, 4 वॉल खड़े करने, 1 मीटर का 10 रुपया लेता हूँ, स्क्वायर मीटर का 10 रुपया लेता हूँ, तो 1720 रुपये में कितना सर जी, 172 स्क्वायर मीटर। कॉर्पेट मतलब यहाँ पे देखो वो क्या है कि वो कारपेट बिछा रहा होगा, या यूं समझ लो पर्स लगा रहा होगा, या कलर कर रहा होगा, तो 1 मीटर का 10 रुपया लेता है, तो ऐसे जो कलर कर रहा हूँ ना इस पे, वो कितना हो गया, 172 स्क्वायर मीटर हो गया, मतलब चारों दीवारों का जो अंदर का भाग है ये वाले, ठीक है, वो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 172 हो गया। इफ अ डोर एंड 2 विंडोज आर ऑक्यूपाई, अब क्या है कि जब दीवार बनाते हैं तो डोर की जगह रखते हैं, विंडो की जगह रखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कारपेट बिछाई जाती नहीं है, वो डोर और विंडो मिलाकर कितना है, 8 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, तो ये 8 अगर स्क्वायर मीटर इसके अंदर डाल दूंगा तो ये पूरी एक दीवार प्लेन हो जाएगी, मतलब एक सीधा सीधा दीवार मिल जाएगा, तो टोटल ऐड कर दो 8 स्क्वायर मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 180, डन। तो ये 180 क्या हो रहा है, अच्छा हमारे पास जगह नहीं है ना, अच्छा यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है अभी। देखो अब समझो, वो डोर और विंडो मिला दिया, तो अब ये क्या हो गया कि ये 4 जो दीवारें ना मेरी, अब उसमें कोई डोर विंडो नहीं है, सारी प्लेन प्लेन हो गई, 172 का मैंने कारपेट लगाया था जिसमें डोर और विंडो छूट गए थे, ठीक है, तो वो भी अगर जोड़ दूं तो सब प्लेन हो गया, और ये पूरा 180 का बना चारों दीवारें, पर्स नहीं है, तो चारों दीवारें दी हुई है, तो आपको हाइट निकालना है, ये एरिया दिया हुआ है, कारपेट कहाँ बिछता है, अंदर बिछता है, तो चलो आओ पहले ये वाला अगर दीवार ले, जो एक इधर होगा और एक पीछे होगा, इसमें क्या आया, लेंथ और हाइट आई, मतलब ट्वाइस ऑफ लेंथ और हाइट, प्लस ये वाली दीवार पकड़े दोनों में, तो इसमें क्या आएगी, ब्रेथ और हाइट,
तो सीधा सीधा नहीं बोल सकता कि भैया हाइट कॉमन ले लिया, l प्लस बी बराबर टोटल हो गया 180, 2 9 18 90, ये कितना था 9 और 6 इंटू हाइट, 9 6 15, 9 और 6 15 90, 15 छक्के 90, हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 6 की, 6 स्क्वायर मीटर की, 6 मीटर की आपकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। डन, समझ में आई बात। हमने छत नहीं लिया है क्योंकि छत की बात कहीं पे की नहीं है, सिर्फ 4 दीवालों की बात कर रहा है, तो हमने वही 4 दीवालों को सेपरेटली ले लेके किया, कोई रटने वाला कामकाज किया नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टू परपेंडिकुलर क्रॉस द रोड ऑफ इक्वल विड्थ रन थ्रू द मिडल। ओके, रेक्टेंगल पे, ये है रेक्टेंगल पे। ठीक है, यहाँ दो परपेंडिकुलर क्रॉस रोड करने इक्वल विड्थ के रन थ्रू द मिडल ऑफ द रेक्टेंगल। मान लो ये मिडल है, यहाँ से दो रोड निकालने, तो रोड की सीधी सी बात है विड्थ होती है, हाँ या ना, ड्राइंग समझना है क्योंकि सारा खेल ड्राइंग का है। ठीक है, लेंथ 80 मीटर का है और विड्थ 60 मीटर की है। ठीक है, और जो एरिया है क्रॉस रोड का वो 675 मीटर का है। देन फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द रोड्स। ओके, तो आपको निकालना है कि कितनी विड्थ रही होगी रोड की, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, चलो। अच्छा, आंसर्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ सीएम नहीं है, सब जगह मीटर मीटर ही है। ठीक है, चलो अब बात समझो। पहले मैं एक ही रोड लेता हूं, ये वाला पूरा कितना होगा सर जी, 80 गुणे 60 होगा। ये कितना होगा सर जी, तो इसके बी नहीं पता मुझे, पर इसका लेंथ तो पता है ना, जो लेंथ ये होगा वही लेंथ ये होगा। तो अगर इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 80 गुणे बी, कौन सा, ये अंदर का भाग, ये वाला भाग, ये मैंने पूरा निकाला है, मतलब पूरा ट्राइंगल 80 60 का। ठीक है, समझ में आ रही है बात, हाँ या ना। दूसरा ट्राइंगल के अंदर फोकस मारूं तो इस पे फोकस मारूं तो ये बी पे फोकस कर रहा है, हाँ या ना, तो ये हो जाएगा 60। और ये अगेन विथ अभी भी इसकी बाकी है कि विथ का हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, विथ रखो, डब्ल्यू रखो। ठीक है, तो यहां से इसका क्या एरिया बन जाएगा सर जी, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर, पर एक चीज दिमाग में अब रखो कि अब दोनों रोडों को एक साथ रखता हूं, तो ये वाला जो भाग है 2 बार आ गया, यहां पे भी आ गया और यहां से भी आ गया, तो एक बार तो हटाना पड़ेगा ना, दो बार ऐड हो गया, मतलब W बाई डब्ल्यू। तो अब अगर इसको टोटल को ऐड करें कि 60 इंटू डब्ल्यू प्लस 80 इंटू डब्ल्यू माइनस क्या करना पड़ जाएगा W का स्क्वायर, बराबर जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 675। ये है इसका टेक्निक, समझ में आई बात, हाँ या ना। क्लियर, ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी क्वाड्रिक से मत करो, आंसर उठाओ। मोस्टली आंसर कैसे होते हैं, जो कि 0 के रिलेटेड हो और 5 के रिलेटेड हो, तो 2 और 5 माई फेवरेबल आंसर, 5 इससे भी ज्यादा फेवरेबल है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 300, 8 पंचे 40, 400, 300 और 400 कितना हो गया 700। ओके, और 700 माइनस 25 हो गया, लो जी खत्म, पहले में ही आंसर आ गया। डन, समझ में आई बात, हाँ या ना। इसमें पूरे की कहीं जरूरत ही नहीं हुई क्योंकि इसने अंदर का दिया हुआ था कि आपका जो ये है पूरा एरिया जो कवर कर रहा है वो 675 है, तो मैंने इसी पे फोकस किया, पहले अकेले का निकाला दोनों का। ठीक है, फिर दोनों को मर्ज करके देखा तो बीच का भाग 2 बार कैलकुलेट हो जा रहा है, तो एक बार माइनस कर दिया, बीच का भाग 2 बार है, डब्ल्यू स्क्वायर 2 बार ऐड हो रहा है, तो एक बार माइनस कर दिया और टोटल से कंपेयर कर दिया। ओके, तो मेरी बात समझो, ट्राइंगल में इससे ज्यादा हार्ड कभी नहीं आता। मोस्टली जो ट्राइंगल और रेक्टेंगल है उसमें यही पूछे जाते हैं, फेंसिंग करना, बाउंड्री करना, कल्टीवेटिंग करना, रोड मिडिल से गुजारना। ठीक है, रोड को अंदर से 5-5 मीटर से घुसाना या बाहर से रोड निकालना, यही पूछा जाता है। इससे ज्यादा अपने लेवल के कोर्स में कुछ भी नहीं आता है। ट्राइंगल में अगर हार्ड करना चाहो तो मिड पॉइंट कर सकता है, इससे ज्यादा ट्राइंगल में कोई हार्डिंग किया जा सकता नहीं। मैंने सारे कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर डाउट, अगर सिर्फ एरिया और पैरामीटर रिलेटेड इन दोनों टॉपिक में हो, आप मुझे IBPS गुरुजी के चैनल पर
कमेंट करके बता सकते हो टेलीग्राम पे। ओके, ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फटाफट इसे शेयर और लाइक कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।